अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आप सभी खैरियत से होंगे। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। आज हम फिर क्लास 8 सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर 3 रूलिंग द कंट्री साइड को कंटिन्यू करते हुए हम चूंकि आपको मालूम है कि हम ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया कंपनी की एग्रीकल्चरल या रेवेन्यू पॉलिसीज़ के बारे में जानते हैं। उसके बाद आपको मालूम है कि 18th सेंचुरी में जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है उसकी वजह से बहुत सारी एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़ में पूरी वर्ल्ड के अंदर स्पेशली जो हमारा टॉपिक है ब्रिटिश इंडियन या कॉलोनियल या ईस्ट इंडिया कंपनीज एग्रीकल्चर या रेवेन्यू पॉलिसीज़। पिछली क्लास में आपको याद हो हमने पढ़ा था क्रॉप्स फॉर ब्रिटिश और कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, या किस तरह से जो सबसिस्टेंस लेवल के लिए सबसिस्टेंस लिविंग के लिए जो पैदावार होती थी उसको फिर कमर्शलाइज किया गया। यानी अब तक जो हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ घरेलू ज़रूरियात के लिए जो ज़राती पैदावार होती थी वो किस तरह से धीरे धीरे उन्होंने फिर कमर्शलाइज उसको किया कि अब वो फसलें उगाएंगी जिनकी ज़रूरत बरतानिया की या यूरोपियन बाज़ारों में या वहाँ की सनतों के लिए दरकार थी। इस तरह से हमने देखा पिछली क्लास के अंदर कि इंडिगो की बहुत सारा डिमांड बढ़ गई यूरोपियन मार्केट्स में, क्योंकि एक तो ये इसके जो क्वालिटी थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और दूसरी तरफ जो बाकी जो मार्केट्स थी जहाँ पे इंडिगो कल्टीवेट होता था वहाँ से ये ब्रिटेन के अंदर इंडिगो आना बंद हो गया। तो इस तरह से बरतानिया की जो पूरी तवज्जो वो उसने मरकूज़ की इंडिया के अंदर, ताकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इंडिगो की कल्टीवेशन की जाए। और इनका क्या सिस्टम था और किस तरह से इन्होंने यहाँ पे इंडिगो की कल्टीवेशन करवाई और क्या तरीक़ेकार रहा और उसके मुज़र असरात क्या रहे, उसके बारे में आज के क्लास में हम जानने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट। ब्रिटेन टर्न टू इंडिया कल्टीवेशन फॉर इंडिगो। बंगाल इंडिया कैम टू बी डोमिनेट द वर्ल्ड मार्केट। तो इस तरह से जो ब्रिटेन की जो ज़रूरत थी इंडिगो की उसको पूरा करने के लिए उन्होंने सारी तवज्जो अपने मरकूज़ की इंडिया के ऊपर। बंगाल जो है इसका खुसूसी जिक्र हम यहाँ पे करेंगे क्योंकि ये एक मेजर इलाका था हिंदुस्तान के अंदर जहाँ पे इंडिया की इंडिगो की कल्टीवेशन हो रही थी। इसका अंदाज़ा हम ऐसे लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान जो है 1788 में इन 1788 ओनली अबाउट 30% ऑफ द इंडिगो इंपोर्टेड into Britain was from India. By 1810 the proportion had gone up to 95%. इस तरह से हम देखेंगे कि जो कुल बरामद जो होती थी इंडिगो की बरतानिया के अंदर 1788 में उसकी 30% हिंदुस्तान से आती थी, लेकिन 1810 में यही मकदार तकरीबन 95% तक चलेगी। इस तरह से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस दौर में इंडिगो कितना एक्सपोर्ट होता था हिंदुस्तान से बरतानिया की तरफ और बरतानिया इसको इंपोर्ट करता था। दूसरी डेवलपमेंट यह है कि एज इंडिगो ट्रेड ग्रू कमर्शियल एजेंट्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ कंपनी बिगन इन्वेस्टिंग इंडिगो प्रोडक्शन। इस तरह से जब इसकी पैदावार को देखते हुए, इसकी डिमांड को देखते हुए, इसके इंडिगो की मुनाफे को देखते हुए कंपनी के बहुत सारे ऑफिशियल्स ने ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इसी इंडिगो कल्टीवेशन के लिए इन्वेस्ट किया। बहुत सारे लोगों ने, कंपनी के ऑफिशियल्स ने कंपनी की नौकरी छोड़कर इंडिगो कल्टीवेशन के ऊपर अपनी ध्यान मरकूज की और अपनी सर्विसेज दी। तो जब ये कंपनी ऑफिशियल्स चाहे कंपनी में रहकर या बहुत सारे ऑफिशियल जिन्होंने कंपनी को छोड़ी, इन्होंने इंडिगो कल्टीवेशन के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया। और किस तरह किया, इसके लिए उनके पास दो पॉलिसीज थी। इन्होंने दो पॉलिसीज बनाई। एक था निज सिस्टम। द प्लांटर्स प्रोड्यूस्ड इंडिगो इन लैंड दैट दे डायरेक्टली कंट्रोल्ड। तो निज सिस्टम में ये होता था कि जो कल्टीवेटर होता, जो प्लांटर होता था, जो ये इसकी कल्टीवेशन करता था, वो डायरेक्टली ज़मीन को कंट्रोल करता था।
ही ईदर बॉट द लैंड और रेंटेड इट फ्रॉम जमींदार, या तो वो जमींदारों से ज़मीन खरीद लेता था या फिर उसको उनकी ज़मीन को किराया पर लेता था और उससे प्रोड्यूस करता था इंडिगो बाय डायरेक्टली एम्प्लॉइंग हार्ड लेबरर्स। डायरेक्टली अपने मजदूर लगाता था वहाँ पे और इंडिगो प्रोड्यूस करता था। तो एक डायरेक्ट सिस्टम था निज। दूसरा सिस्टम था राइट्स सिस्टम। द प्लांटर्स फोर्स द राइट्स टू साइन ए कंट्रैक्ट। दूसरे में राइट्स यानी जमींदारों को उनके साथ एक कंट्रैक्ट होता था। जो लोग ये कंट्रैक्ट करते थे, जो इस पर साइन करते थे, उनको कैश एडवांस, उनको कुछ पैसा एडवांस में दिया जाता था प्लांटर्स की तरफ से, और वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट टू प्रोड्यूस इंडिगो। इनको काफ़ी कम कम इंटरेस्ट के रेट पर रकम दी जाती थी ताकि वो इंडिगो प्रोड्यूस करें। इस तरह से दो सिस्टम थे। एक था निज सिस्टम जिसमें डायरेक्टली ज़मीन खरीदते थे या ज़मीन को रेंट पे लेते थे, या दूसरा सिस्टम था वो ज़मींदारों से एक कॉन्ट्रैक्ट करते थे ताकि वो अपनी ज़मीन पर इंडिगो लगाएं और उससे जो मुनाफा होगा वो प्लांटर्स को जाएगा और उनको एक एडवांस में कम रेट पर, कम इंटरेस्ट रेट पे एक लोन मिलता था। तो इंडिगो कल्टीवेशन की प्रॉब्लम्स क्या थी? पहली प्रॉब्लम ये थी, इंडिगो कल्टीवेशन के लिए फर्टाइल लैंड की ज़रूरत थी। यानी जो अच्छी खासी लैंड होती, जो फर्टाइल होती थी, वही इस पे लगाई जाता था। इस तरह से हिंदुस्तान के अंदर या ज़मींदारों की अच्छी ज़मीन थी वो इंडिगो कल्टीवेशन के लिए चली गई। उससे प्रॉब्लम ये होगी कि जो बाकी कल्टीवेशन राइस वीट वगैरह जिस लैंड पे कल्टीवेशन होती थी वो अब नहीं हो रही थी। राइस और वीट या बाकी सारी जो सबसिस्टेंस लिविंग थी या जो रिक्वायर्ड फूड प्रोडक्शन थी वो नहीं हो रही थी। दूसरी बात लेबर की थी। लेबर चूंकि जिस टाइम राइस वीट या बाकी सारे जो क्रॉप्स यहाँ पे तैयार होते थे ये कटाई के लिए, या जिस टाइम वो तैयार होते थे उसी वक्त इंडिगो भी होता था। तो लेबर की खासी परेशानी रहती थी क्योंकि लोगों को उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो फसलें होती थी वो काटनी होती थी और उनको ज़्यादा ज़बरदस्ती या और तरीक़ों से या वो कंट्रैक्ट के तहत उनको फिर निज कल्टीवेशन में ही जाना पड़ता था। इस तरह से एक यूँ कहिए कि एक मुतज़ाद जो थी कंपनी और ज़मींदार के दरमियान, यूँ कहे कि एक किस्म की खलिश पैदा हो गई थी क्योंकि लेबर, एक तो अच्छी सी लैंड उनको इंडिगो कल्टीवेशन चली गई और दूसरी बात लेबर फोर्स की जो थे उस वक्त उनको जाना होता था वो कल्टीवेशन राइस और वीट को कल्टीवेट करने के लिए, लेकिन फिर उनको ये कटाई के लिए, लेकिन उनको उसी दौरान ये इंडिगो की कटाई के लिए भी जाना पड़ता था। इस तरह से एक मुश्किल ये यूँ कही कि एक परेशानी का आलम था ज़मींदारों के लिए और लेबरर्स के लिए। तीसरी बात, जो भी पीजेंट्स इस कॉन्ट्रैक्ट में चले जाते तो धीरे धीरे उनको ये एहसास हुआ कि जिस रेट पे वो इंडिगो उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जिस रेट पे वो इंडिगो इंडिगो प्लांटर्स को अपनी जो बेचते हैं उससे कहीं ज़्यादा उसकी मार्केट रेट है। यानी काफ़ी देर के बाद उन्होंने जान लिया कि जिस रेट पे वो बेचते हैं अपने इंडिगो, उससे ज़्यादा वो जो प्लांटर्स है उससे ज़्यादा वो कहीं उससे मुनाफा कमाते हैं। और चौथी बात, जो वो ना थमने वाला जो लोन्स का सिस्टम था वो कभी ख़त्म होता नहीं था। इस तरह से लोग इन चीज़ों से परेशान थे। तो उसके बाद जब परेशान काफ़ी हुए तो फिर लोगों ने सोचा कि नहीं, अब हमें ये नहीं करना चाहिए था। तो इसके खिलाफ फिर हिंदुस्तान के अंदर एक रिबेलियन हुआ जिसको हम कहते हैं ब्लू रिबेलियन या यूँ कहे कि इंडिगो रिबेलियन। तो वो क्या था और कब हुआ और कैसे हुआ उसके बारे में इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।